1995 तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ कभी सरकार नहीं बनाई थी। उसके बाद लगातार आप लोग 7 चुनाव जीतते रहे। इसमें मोदी जी का क्या रोल रहा, इसमें प्लानिंग और उसको आप किस तरीके से देखते? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस, संस्था कांग्रेस से बनी जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर पर भी हम 11 एमएलए के साथ थे। तो एक प्रकार से गुजरात में पूर्ण रूप से इतनी मजबूत सरकार बनना और इतने साल तक चलना, एक कल्पना करना भी बड़ा दुष्कर काम था। गुजरात में जब 2-3 साल लगातार अकाल पड़ा, तब पहली बार शहर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने नेता बनाकर गांवों में न्याय यात्रा लेकर घुमाया। अकाल के लिए जहां राहत काम होते थे, जहां भ्रष्टाचार होता था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, उसको उजागर करना, न्याय यात्रा लेकर जाना। हर स्वयंसेवक, हर कार्यकर्ता लोगों के घरों से सुखड़ी, पुराने जूते, चना, ऐसी सूखी चीजें लेकर जाते थे। जो अकाल के राहत काम में काम करते थे, वो मजदूरों को पुराने जूते देते थे, चना, सुखड़ी देते थे। एक प्रकार से उसी को मुद्दा बनाकर हमारे काम का विस्तार कैसे हो सकता है, लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति, काम के प्रति बढ़े और पार्टी के कार्यकर्ता के मन में जो सुषुप्त संवेदना पड़ी है लोगों के प्रति, उसको जागरूक कर कर एक राजनीतिक उद्देश्य से आया हुआ कार्यकर्ता लोगों के प्रति संवेदनशील बनकर अपने जीवन को, उद्देश्य को बदल दे। ये दोनों काम वो न्याय यात्रा के माध्यम से हुए। दूसरा, मुझे पूरा देश का मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, मगर बाद में मैं अध्यक्ष के नाते पूरे देश का दौरा भी करा, तो कई प्रांतों में पुराने कामों की मेरी चर्चा हुई है। मैं इतना कह सकता हूं, कमोबेश किसी भी प्रांत में बूथ समिति को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जब संगठन मंत्री थे तब किया था। पहली बार भाजपा की सदस्यता को बूथ के हिसाब से रजिस्टर में, उस वक्त कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, हाथ पेन से रजिस्टर बनाए जाते थे, उसको सूचीबद्ध करना, इसकी सदस्यता का जो शुल्क आता है इसका हिसाब रखना और फिर उसका सत्यापन, ऑडिट भी करना, ये व्यवस्था बनाई गई। और मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त उनके साथ ही दौरे करता था, मेरा हिसाब किताब का काम था और ऑडिट का काम था। लगभग गुजरात के 80% जिलों में बूथ समितियां, मंडल समितियां, जिला समितियां, इसका रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ और वहीं से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेस की शुरुआत हुई। वो रजिस्टर के आधार पर कौन पार्टी छोड़ गया, कौन कितने लंबे समय तक काम किया, छोड़ गया तो क्यों छोड़ गया, ये सारी चीज़ों की समीक्षा भी होती थी, मीमांसा भी होती थी। और उसके कारण गुजरात में हम सब जो युवा उस वक्त नए आए थे, वो सभी को संगठन का काम करने का स्ट्रक्चर, तरीका क्या हो सकता है, एक भी भाषण के बगैर जो इस काम से जुड़े थे वो सब लोग समझ गए। तो आंदोलनों से पार्टी को खड़ा करना और आंदोलनों से बड़े हुए जनाधार को पार्टी के स्ट्रक्चर के ढांचे में ढाल देना, ये दोनों काम नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे तब हुए और इसके कारण गुजरात प्रदेश भाजपा की एक मजबूत नींव पड़ गई। स्वाभाविक सी बात है, जब विजन भी बड़ा है, एग्जीक्यूशन भी इतना बढ़िया है, तो टफ टास्क मास्टर भी रहे होंगे। तो कुछ किस्सा सुनाइए जहाँ पे। ऐसे तो ढेर सारे किस्से आपको सब जगह मिल जाएंगे जी। मोदी जी हिसाब किताब कठोरता से लेते हैं, इसके कारण बहुत नाराजगी भी है। सरकार में मुख्यमंत्री बने तब भी, प्रधानमंत्री बने तब भी, और संगठन का काम करते थे तब भी, मगर कभी भी व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी कार्यकर्ता को
डांट डपूट लगाना या सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करना, ऐसा मैंने नहीं देखा। डांटने का या टोकने का जो भी कारण था, उसमें सूचिता थी, उसमें शिस्त थी और उसमें सिद्धांत था। सूचिता, शिस्त और सिद्धांत, तीनों चीज़ों के लिए ही कठोरता मैंने देखी है। मगर हाँ, एक प्रकार से अगर ब्रॉड एनालिसिस करना चाहेंगे तो कह सकते हैं वो बहुत टफ टास्क मास्टर है। आप कह रहे हैं आपने सबसे ज़्यादा उनके संग काम किया है, थोड़ा सा बताएं उनके आरएसएस का प्रभाव उनके ऊपर। आरएसएस के प्रचारक थे, कैसे उनको शेप किया आरएसएस की थिंकिंग ने? आरएसएस के संपर्क में जो भी आता है, संघ के संपर्क में आता है, उस पर संघ का प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़े बगैर रह ही नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं कैसे नेता के रूप में, जिसके लिए देश सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जो राष्ट्र प्रथम का पूरा इतना लंबा कालखंड 75 साल का जो दिखाई पड़ता है, मैं मानता हूँ वो संघ के ही संस्कार है। और संघ के संस्कारों को लंबे डिसिप्लिन जीवन के तहत उन्होंने अपनी प्रकृति में बदला है। तो संघ के संस्कारों को स्वीकार करने में या उसके हिसाब से जीने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। जब प्रकृति ही व्यक्ति की ऐसी हो जाती है तो अपने आप काम उसी तरह से चलता है। जी अमित जी, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस जुगलबंदी का राज बताएं, कैसे केमिस्ट्री? कहना ठीक नहीं है। मोदी जी और कार्यकर्ता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में उन्होंने रास्ता भी बताया है, कोई भटकता है तो उंगली भी पकड़ी है, कई लोगों के जीवन को नई ऊंचाइयां भी दी हैं और हर कार्यकर्ता को पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर जीने की आदत भी डाली है, क्योंकि वो स्वयं कार्यकर्ता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देश की इतनी बड़ी पुरानी, मतलब 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो बीच बीच में माइक लेकर टोकते भी हैं और एक प्रकार से मैं कहूँ तो इसके कारण कार्यकारिणियों की उपस्थिति बढ़ गई है, क्योंकि जब आपका नेता स्वयं ही बैठता है तो सभी लोगों को बैठना ही पड़ता है।